घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। लव जिहाद के बाद अब मदरसों में आतंक की शिक्षा और अवैध मीट एक्सपोर्ट के बहाने क्या ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि मदरसों में आतंक की शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ मेनका गांधी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि जो अवैध मीट एक्सपोर्ट होता है उससे पूरा ग्लोबल दुनिया भर में आतंक का फंडिंग उससे होता है। अगर इस दोनों चीज़ों में सच्चाई है तो इसको कौन रोकेगा, कहाँ से इसको लगाम लगाया जाए, और अगर सच्चाई नहीं है तो इस बयान का क्या मतलब है। दोनों सवाल हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, सांसद हैं राज्यसभा के, बहुत बहुत स्वागत है। नंदकिशोर गर्ग हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और जी देवराजन साहब हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हैं। नीता मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ पुष्पन कुलश्रेष्ठ और उपेंद्र धर्मानी जी हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत करते हैं नंदकिशोर गर्ग जी आपसे। इस दोनों बयान को लगातार, कल से आपने देखा होगा, लगातार इस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस बयान के पीछे क्या मकसद, क्या है? पहला मैं मेनका गांधी जी वाले बयान पर बात करना चाहूँगा जी, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया फूड जोन है, जहाँ इस प्रकार के 10-12 यूनिट्स हैं अच्छी बड़ी, जहाँ पर बल्क के अंदर मीट आता है, फिर उसकी पैकेजिंग इत्यादि होती है। और जितने इलीगल काम, वो जो CETP प्लांट लगाया हुआ, पॉल्यूशन कंट्रोल है, महीने में जिस दिन इंस्पेक्शन हो उस दिन वो आते हैं, बाकी दिन खून खुले में नजफगढ़ ड्रेन में जाता हुआ और जमुना में जाता हुआ, मैं जितने दिन चाहो जितनी फ़ोटो चाहे वो दिखवा सकता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और जितने ये एक्सपोर्टर हैं उनमें केंद्रीय मंत्री रहे हैं बहुत बड़े, जिनकी 11 लाख रुपए एक पेशी की फीस है। मैं चुनाव के दौरान भी ये बात कही थी। और ये जितना धंधा है इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे किसी एक संप्रदाय के लोग हैं, जैन समाज के लोगों का भी मुझे मालूम है, दूसरे हिंदू, परंतु एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल है जिसका मोइन खान का नाम तो बहुत दिनों से आप चैनल में आपके लोगों ने दिया था, जो इसके धंधे के साथ साथ जो करेंसी का काम भी करना और दूसरे गलत काम करना, आतंक को फंड होता है। वो उसी से मैं आ रहा हूँ ना। वो जो फंडिंग है, इन्फ्लेटेड बिल जाना, उसके बदले पैसा आना, वो बांटना, वो एक बहुत कड़वी सच्चाई है जो मेनका गांधी ने उस डिपार्टमेंट, क्योंकि वो एनिमल्स के लिए काम कर रही है 30 साल से, उसकी जानकारियां, पशुओं के लिए जितना काम उसने किया शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों ने किया होगा, संस्थाओं ने किया होगा। तो उसकी बात के ऊपर मुझे तो पूरा विश्वास इसलिए कि शी इज़ दी ओनली लेडी जिसने शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए, भोजन पैकेट्स पे ग्रीन मार्क का लगाने के लिए उसको जुनून है। जहाँ तक दूसरी बात है साक्षी महाराज की, उसमें मुझे लगता है कि बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है उनके अपने व्यक्तिगत कोई एक्सपीरियंस हों, परंतु मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा सभी में दी जाती हो, ये मुझे लगता है कि सभी में नहीं, आप ये कह रहे हैं कुछ में दी जाती है। कुछ में वो तो बड़ी स्पष्ट है। आखिर ये आतंकवाद जो इतना बढ़ रहा है जी, इस देश के अंदर 1947 के बाद जो वातावरण जो एक था इस देश के अंदर, वो 65 के बाद और धीरे धीरे 80 के बाद विशेष तौर पर मैं देखता हूँ कि आज का भी एक केस मैंने देखा अपने एरिया में जी, जो मैं सुना करता है लव जिहाद वगैरह, शायद फिजूल की बात है। 3 केस मेरे 3 दिन में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आए। मैंने तो आप ये कह रहे हैं कि लव जिहाद भी है, कुछ मदरसों में उसके आतंक की शिक्षा भी है, और मीट एक्सपोर्ट से आतंक को भी। तो आप तीनों बात को कहीं ना कहीं, आप तीनों बातों को तीनों बातें आपस में जुड़ रही हैं इस देश में जो कुछ हो रहा है। चलिए ठीक है, अदीब साहब, इस तीनों बातों को जोड़ के क्या निकलता है? गर्ग साहब ने बड़ी खूबी से बयान किया कि स्लॉटरिंग में खुलेआम बिक रहा है, गोश्त जा रहा है, हो सकता होता होगा, और यहाँ सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। लेकिन मेनका गांधी का बयान ये है कि आतंकवाद के लिए किया जा रहा है, फंड होता है, फंड होता है। ये एक ऐसी हैरत अंगेज बात है जिसमें गर्ग साहब ऐसे समझदार आदमी, पार्टी के नाम पर कुछ तो ऑनेस्टी दिखाइए। अरे वो ये कह रही है कि स्लॉटर हाउस में गोश्त खुला जा रहा है, ये नहीं कह रही है। वो वहाँ मेल प्रैक्टिस हो रही है, वो नहीं कह रही है। वो कह रही है कि साहब स्लॉटर हाउस जो हैं, ये जो जानवर काटते हैं, और आपने ठीक कहा, यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में इस वक्त दिल्ली में सबसे बड़ा जिसका काम है वो अरोरा मेरा दोस्त है,
जिसकी स्लॉटरिंग हो रही है। आपने अल कबीर का नाम सुना होगा, वो भी मुसलमान नहीं है, वो भी हिंदू है। ये बड़े स्लॉटर हाउस। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल है आतंकवाद उससे फंड हो रहा है। लीजिए जी, तो इसका मतलब ये है, मैंने केंद्रीय मंत्री का भी नाम लिया जिनकी श्रीमती इस काम के अंदर बहुत बड़े रूप में। ये जो इन्होंने कहा है, ये एक वो औरत है जिनकी आपने बड़ी प्रशंसा की है। इनके बारे में हम सब लोगों का पता है कि ये किस मेंटल सोच की लेडी हैं, और इनके इसमें तथ्य हैं या इसमें इन चीजों में आपको सरकार उनकी है जी, और उसकी सरकार है जिसका 56 इंच का सीना है, जो ये कहता है कि मैं 10 दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। किसने रोका है उनको रोकने के लिए? क्यों नहीं करते अपने चीफ प्राइम मिनिस्टर से ये बात? मीडिया में ना एक कोई चीज करके दिखा दीजिएगा आप। और इन्हीं का अडवाणी जी का मदरसों के बारे में पार्लियामेंट में 2002 में खुले उनका एक बयान है, स्टेटमेंट है, और वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। गर्ग साहब को मालूम है, उन्होंने कहा कि एक एक मदरसा मैंने देख लिया, कहीं आतंकवाद यहां से नहीं हो रहा। आप फरमा रहे हैं कि आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। अरे भाई, तुम्हारी सरकार है, चलो कांग्रेस तो निकम्मी थी, कांग्रेस तो अपीजमेंट कर रही थी। अब ये नारे लगा लगा के आप सरकार में आ गए हैं, अब आपके पास पावर है, एक एक को चुन चुन दीजिए खड़े होकर। किसने मना किया है? लेकिन दिलों को बांटने का काम बंद कर दीजिए जी। आप नफरतें फैलाना बंद कर दीजिए। अगर आपने ये काम नहीं बंद किया है, अगर आपने ये काम देश के अंदर 150 जिलों के अंदर ये स्थिति है, अगर ये काम आपने बंद नहीं किया तो आप यकीन कीजिएगा ये मुल्क बचने वाला नहीं है। तो वो तो आप लोगों का टारगेट ही है ना। आपका धमकी आप इसीलिए दे रहे हैं कि हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। देखिए, आप हिंदुस्तान की क्या बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान तो हमने बना के दिया था आपको। आपने क्या कैसे हिंदुस्तान बनाया था? आज वो कहते हैं कि साहब पढ़ाया जाएगा अफगानिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा। ये आपके पास मुगलों को बनाया हुआ था, आपका बनाया हुआ था। मुगल आपके पास अदीब साहब इसी यही भ्रम तंग कर रहा है, यही मानसिकता इस देश को बांट रही है कि हमने इस देश को बनाया है, हम इस देश के राजा थे, में ले जाऊंगा, जाना चाहिए, और अदालत में ले जाऊंगा, और कोर्ट में ले जाऊंगा। मैंने स्वयं कहा कि साक्षी महाराज की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जनरलाइज है। आप जो तालीम, परंतु आप सर्टिफाई कर सकते हैं कि शाखाओं में देते हैं। चलिए अदीब साहब, आपके पास लौट के आते हैं देवराजन साहब। और 3 बार बैन लगा, ये जो पूरे आप लगातार ये जो तीनों चीजों के लफ्ज जिहाद, मदरसों में आतंक और अवैध जो मीट एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट्स पे उसके जो फंडिंग से जोड़ के कि आतंक का फंडिंग हो रहा है। मुझे लगता है हम लोग कहीं पर जंगल में आकर के हम लोग पेड़ का तलाश कर रहे हैं, जैसे हम लोग का लग रहे हैं। बात यह है जो 100 दिन मोदी सरकार पूरा कर चुके हैं, जो अच्छे दिन आने वाला है, एक बड़ा सपना बेचकर ये लोग सत्ता में आए हैं। सत्ता में आने के समय क्या क्या वादा दिया था, वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा बात है जो महंगाई की बात है, महंगाई तो काबू में ले नहीं पा। आप कह रहे हैं ये वादा पूरा नहीं कर पा रहे। एक मिनट मैं उसी में आ रहा हूं। तो मोदी का जो प्रभाव बड़ा बढ़ते बढ़ते जा रहे, ऐसे बात होते होते हिंदुस्तान में एक नया इतिहास भी हो गया। 100 दिन के अंदर जो उपचुनाव हुआ है, एक सत्तारूढ़ पार्टी वहां पर पूरी तरह से हार भी गया है, तो उसका जो प्रभाव कम होती जा रहा है। इसी से पीपल, लोगों का जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए एक साजिश ये संघ परिवार ने जानबूझ करके शुरू कर दिया है। आप कह रहे हैं कि ये संघ परिवार के साजिश का हिस्सा है, क्योंकि 100 दिन के अंदर में जो दो इश्यू है, एक साजिश है लोगों की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करना जी। सेकंड है आपने जो वादा दिया है वो कामयाबी पूरा नहीं कर पा रहे जी, इसलिए उसको ये जो इस बात को अटेंशन डाइवर्ट करके जाना है। सेकंड, जो वाजपेयी के जमाने में जो संघ परिवार का जो हिंदुत्व एजेंडा जो इम्प्लीमेंट करने में जो कामयाबी नहीं हुआ है जी, उसको किसी भी प्रकार से पुशअप करने का एक तरीका भी यहां से निकलना है, ये भी संघ परिवार का कोशिश है। इसी नजरिया से इस सभी बयान को मैंने कहा गांधी का भी हो, साक्षी महाराज का भी हो, योगी आदित्यनाथ का भी हो, बीएचपी का बड़े बड़े नेता लोगों को भी जो बयान आया है इस बीच में, सभी को हमको देखना पड़ेगा। धर्मानी जी देखिए, मुझे ये लगता है कि जो सरकार की बातें हैं वो तो एक अलग ही मुद्दा है, पर जो बयान को लेकर आप बात कर रहे हैं जी, इसमें जैसे फालरी नरीमन जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर ही मेरे को बहुत आपत्ति है।
मुझे ये लगता है कि उनके जैसा इंटेलेक्चुअल जो है, एक बुद्धिजीवी जो है, उसको जब ये स्टेटमेंट उन्होंने दी तो उसके रीजन भी उनको देखने चाहिए। उन्होंने कहा हिंदू जो है अब ज्यादा इंटॉलरेंट हो रहा है, हिंदुत्व में टॉलरेंस की शक्ति सहिष्णुता कम हो गई है, क्या है उसके ऊपर भी उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक मेनका जी का के बयान का जो आप हवाला दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर वर्ग को इससे अटैच नहीं किया है, उन्होंने एक जो समस्या है उसकी तरफ इंगित किया है। और मुझे लगता है एज ए मिनिस्टर जो उन्होंने कहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर उसमें कोई तथ्य है, यही सवाल आता है। हाँ, यही सवाल आता है कि इन्वेस्टिगेशन करवाइए, आप बयान देने से पहले यही है ना, जांच करके आप इन बातों को रोकने का। उन्होंने ये बयान दिया है और उसके ऊपर अब आके एक्शन सरकार क्या लेती है ये देखने वाला विषय है। दूसरी बात ये है कि जो साक्षी महाराज जी ने बयान दिया, साक्षी जी का बयान जो है वो जनरलाइज बयान है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को किसी भी मदरसे में सेलिब्रेशन नहीं होता, तिरंगा नहीं लहराया जाता। ये क्या है? अगर उनकी ये स्टेटमेंट दी गई है उसकी भी जांच की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि राष्ट्रीय ध्वज इन पर्टिकुलर डेज पर अगर किसी स्कूल दो अलग अलग विषय है। नहीं, एक है मदरसों में आतंक का शिक्षा और एक है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। साक्षी के दोनों बयान एक ही बयान में। आप आजादी का हमारा जो दिवस है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, उसको भी अगर आप अपने स्टूडेंट्स में सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? जी, ये कौन सा स्कूल है, कौन सा मदरसा साहब एक एक करके बोलेंगे तो लोग समझ भी पाएंगे। धर्मानी साहब जरा एक बार पहले हम अपने पूरे पैनल से नीता जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कोई नई बात तो है नहीं कि कोई भी इलेक्शन आता है, कोई भी चुनाव आता है, उसके पहले भाजपा किस तरह से कम्युनल कार्ड प्ले करती है, हिंदुत्व को की फीलिंग्स को इंसाइट करती है, ये कोई नई बात नहीं। आप कहते हैं सियासी एजेंडा है जी, ये सियासी एजेंडा है बीजेपी का। आगे भी मुझे कुछ कहना है। लव जिहाद की बात करी उत्तर प्रदेश और ये जो बाई इलेक्शंस, अब जब महाराष्ट्र हरियाणा की बात, तो आज साक्षी महाराज जी के और मेनका जी के ऐसे बयान आ रहे हैं। दूसरी बात, मेनका जी ना ही एक मंत्री हैं बल्कि वे एक बहुत एम्बिशियस मदर भी हैं, माँ भी हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने पहले बयानबाजी करी अपने बेटे को लेकर के कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, बनाना चाहिए, या हो सकता है उन्होंने ऐसी मंशा जाहिर करी और फिर वरुण को जनरल सेक्रेटरी से पीछे कर दिया गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब वो इतनी तड़प रही हैं कि किस तरह से आरएसएस के गुड बुक्स में फिर से एक बार वो वापस लौट जाए। तो आप ये कहते हैं उनका सियासी एजेंडा, व्यक्तिगत और पार्टी दोनों के सियासी एजेंडे को वो आगे बढ़ा। पुष्पेंद्र, बिल्कुल दो अलग अलग सवाल है। एक सवाल है जो फालियस नरिमन कह रहे हैं कि हिंदू जो है अब टॉलरेंट नहीं रह गए हैं, हिंदुत्व जो है टॉलरेंट नहीं है, एक ये सवाल है। दूसरा जो ये बयान है, इन तमाम चीजों को अगर जोड़ें तो क्या तस्वीर किस तरह का आपको, आप क्या कैसे देखते हैं इन तीनों चीजों को? देखिए, जो तत्कालिक बयान है उस पर तो आप सब लोग कह चुके हैं, लेकिन फारियस नरीमन इस देश के जाने माने जूरिस्टों में से हैं और बड़ी उनकी इज्जत है। और इस देश में फालियस नरीमन जैसे जब लोग किसी मंच से खड़े होकर के ये कहते हैं कि इस देश में हिंदुओं के अंदर जो है वो टॉलरेंस कम हो रही है या इनटॉलरेंस बढ़ रही है, लेकिन फालियस नरीमन जैसे जितने भी दानिश्वर इस मुल्क में हैं उनको ये भी बताना चाहिए कि दुनिया की सबसे एक ऐसी कौम जिसको सहिष्णु माना जाता है, हाईली टॉलरेंट माना जाता है, ऐसी क्या वजह हो गई कि ये कम्युनिटी पिछले 20 साल से इनटॉलरेंट हो रही है और ये इनटॉलरेंस बढ़ती चली जा रही है? इसके कारणों का कोई जवाब जो है किसी दानिश्वर ने नहीं दिया। मुझे लगता है कि हम अगर पिछले कम से कम 10-15 साल की राजनीति को देखें तो आप ये देखिए कि इस मुल्क के अंदर कुछ चीजें तय हो चुकी हैं कि ये तो ऐसे ही होनी है, लिहाजा आप एक्सेप्ट कर लें। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो, फिरोजाबाद हो, मेरठ हो, मलियाना हो, यहां पर एक तय हो चुका है कि पीएसी कम्युनल है, वहां की जो फोर्स है वो कम्युनल है। बिहार में दंगा हो तो जो बिहार मिलिट्री पुलिस है वो कम्युनल है। कश्मीर में आर्मी जो है वो बहुत जारहाना है, बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही है मुसलमानों के ऊपर। हैदराबाद के अंदर आतंक हो, वहां इंडियन वो जो MIM है तो खामोशी हो। आसाम में दंगा हो तो खामोशी हो। 2002 का दंगा हो तो जमीन आसमान को एक करके रख देंगे। सहारनपुर में एक तरफ मुसलमान दंगा करे तो खामोशी हो इस मुल्क के अंदर। मैं कह रहा हूं कि अगर केरल के अंदर 2005 में या 2006 में वहां की कोर्ट ने, वहां के CPIM के बड़े नेता ने, वहां के मुख्यमंत्री ओवन चांडी ने जब लव जिहाद की बात की तो इस देश का मुसलमान दानिश्वर था खामोश,
कहीं कोई नहीं बोला, कहीं ये सवाल नहीं उठा। ये कोई विश्व हिंदू परिषद ने या आरएसएस ने या बीजेपी ने या और दीगर जमातों ने इस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले ये शब्द नहीं दिया, लेकिन ये शब्द यहां आया तो कहा गया कि साहब देखिए वो तो चुनाव जीतने के लिए लव जिहाद लाए हैं। लव जिहाद की हिस्ट्री पे नहीं जा रहा मैं कि लव जिहाद है या नहीं है, लेकिन लव जिहाद कहां से कॉइन हुआ, किस राज से कॉइन हुआ। आज वहां आरएसएस के लोगों की हत्या हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हो जानी चाहिए। अगर वहां सीपीएम का एक लीडर का लड़का कहे कि ये तो गुड न्यूज है, तो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना है कि आप एक तरफा देखें। अगर आप सरकार की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 125 करोड़ लोगों के लिए मैं काम करूंगा। उन्होंने कहीं यह नहीं कहा मनमोहन सिंह की तरफ से कि मैं इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का मानता हूं। जब ये शब्द के इस्तेमाल होंगे, जब 4000 दंगों के बाद फालियस नरीमन ये नहीं पूछेंगे कि ये इंटॉलरेंस क्यों बढ़ रहा है, ये किस लिए उसका रिएक्शन हो रहा है, ये क्यों काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, तो ये एक तरफा दानिश्वरी जो है, चाहे वो मुसलमान दानिश्वर हो या दूसरे दानिश्वर हो, नहीं बोले, उसकी कोई से रिएक्शन है। मेरा सवाल यह है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस बात को देखें कि अभी पिछले दिनों जिस तरीके से ये कहा गया कि साहब देखिए ये जो हिंदू हैं, ये हिंदू फोर्सेस हैं, ये भगवा ब्रिगेड हैं, इस देश के सेकुलर नेताओं की आड़ में मुसलमान जो हैं, चाहे लालू के पीछे खड़े हो जाएं, चाहे मुलायम सिंह के पीछे खड़े हो जाएं, चाहे प्रकाश कारत के बराबर में बैठ जाएं, इनको कम्युनलिज्म नजर नहीं आता। इनको नरेंद्र मोदी का कम्युनलिज्म, आरएसएस का कम्युनलिज्म, विश्व हिंदू परिषद का कम्युनलिज्म नजर आता है। और ये कारण नहीं देखा जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दिलीप, ये एक लंबी फहरिस्त है। ये आप देखें कि इस देश में जो लोग बीजेपी, आरएसएस या उस पूरे संघ परिवार से नहीं भी हिंदू है, जो आज की जनरेशन है, उनके अंदर ये गुस्सा क्यों है, वो क्यों किस तरीके से आप आज सोशल मीडिया को देखें। मैं ये कह रहा हूं जब आप तर्क की बात करते हैं और फाली एस नरीमन जैसे लोग खड़े होते हैं, जावेद अख्तर जैसे लोग खड़े होते हैं, जब इस देश में कम्युनल वायलेंस बिल बनता है तो उस बिल को बनाने वाला कम्युनल जो कमाल फारूकी है, जिसको यासीन भटकल एक मुसलमान नजर आता है, जिसमें तीस्ता सितिलवाड़ है जिसने एक मुहिम चलाई है, जिसमें शबनम हाशमी है जिसका एक एनजीओ है, ये तमाम लोग उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में होंगे, तो हम ये इनसे उम्मीद करें कि बहुत इन्होंने अच्छा बिल बनाया होगा। और बिल बनाने के बाद आप लाएंगे नहीं, उसमें हिंदू मारेगा तो दूसरा नियम होगा और मुसलमान मारेगा तो दूसरा नियम होगा। एक तरफा कम्युनलिज्म इस देश में बढ़ेगा तो उसका काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और ये आज के हालात जो है उसी की परिणति है, उसी की परिणति है। मैं इसमें कुछ चीज जोड़ना चाहूंगा जी बीच में। आज की तारीख में यदि हिंदू इनटॉलरेंट हो तो शाहरुख खान आज और आमिर खान और सलमान खान की पिक्चरें देखने वाले 95% हिंदू हैं। जिन नरीमन साहब ने कहा कुल 60,000 की कम्युनिटी है पारसी, और उनके सुपुत्र सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे टाइम में बने, और वो राज्यसभा में एक भी जितनी दवाइयाँ बनाने वाले, चाहे हमीद साहब हों, चाहे वोखाड़ वाले हों, 5 बड़े मैन्युफैक्चरर इस देश के मल्टीनेशनल जो हो गए दवाइयाँ बनाने वाले, हिंदू इनटॉलरेंट हों तो दवाइयाँ खरीदने से पहले नहीं। लेकिन जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं, मैं पुष्पेंद्र जी की बात से अधिकांश से सहमत हूँ, परंतु इनटॉलरेंट हुए तो क्यों हुए? तो वही सवाल है, सीमा है हर चीज की, दबाने की, किसी चीज की। मैं लव जिहाद को, मैं अब तक मैं भी थोड़ा मजाक से, मेरे को 3 दिन में नेताजी सुभाष पैलेस पुलिस स्टेशन में 3 केस आए हैं। मैंने एक माँ को बुलाया आज, जिनका बेटा एक लड़की को लेके गया, उसकी हिम्मत देखिए कि कहने लगा हाँ मुझे मालूम था, वो प्रतापगढ़ के लिए गया और वहां जाके इलाहाबाद उनका निकाह करा दिया। ये अगर किराएदार गरीब जिसको हम कहते हैं, और वो मोटरसाइकिल लेके अच्छे फैशन में रह के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के सामने घूमते हैं, तो मैं अभी तक सोचता था शायद ये यूपी का फिनोमिनन है। मेरे शकूरपुर गांव, शकूरपुर जे कॉलोनी में पिछले 3 महीने में 3 केस हुए हैं। ये आखिर क्यों हो रहा है? एक तरफा क्यों हो रहा है? प्यार होगा तो दोनों अलग अलग प्यार दोनों पे एक बार मुसलमान से दो चीजें हैं। मीट वाले मामले में मैं 2 चीजों पे साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ जी। दो अलग अलग है इशू। एजेंडा जो दिया था जी, एजेंडा पे पहले मैं आता हूँ। एजेंडा को पुष्पेंद्र ने जो कुछ कहा मेरी समझ से बाहर है। पुष्पेंद्र इस वक्त मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, वो मैंने मोदी का नाम ही नहीं लिया। नहीं, मैं समझता हूँ जो भी आप बोल रहे हैं, आप बताइए 15 अगस्त 26 जनवरी क्यों नहीं मनाते, इसका जवाब नहीं साहब। आप बहुत सेलेक्टिव हैं। आप देखिए जो, अरे मेरी बात सुन लीजिए पुष्पेंद्र जी, मैं नहीं बोला आपके बीच में, मैं बोला आपके बीच में, आप सुन ले मुझे, आप गलत आप मुझे सुन लीजिए, मोदी का नाम ही नहीं लिया। आप सुन लीजिए, मोदी का नाम नहीं, आप मेरी सुन लीजिए, आप फिर जो कहना हो आप कहिएगा। नरीमन साहब ने अभी कहा, इन्होंने वेमानी साहब ने, कि साहब मदरसों में ये होता है। आपने साक्षी महाराज का जो स्टेटमेंट लिया है उसमें यह भी कहा है
कि मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब नेशनल सॉन्ग होता है तो या तो भाग जाते हैं या खड़े नहीं होते हैं। वंदे मातरम के टाइम ये एक वंदे मातरम के टाइम अंदर नहीं होते। ये एक सुन लीजिए, आप मेरे पास वो संबल से वंदे मातरम के टाइम में फैक्ट है नहीं है, आप सांसद हैं, सुन लीजिए जी, ये उनका बयान है, बहस इस पे हो रही है, इसी पे मैं सुना देता हूं बयान। हाँ, उसका बयान साक्षी महाराज जी का बयान में साफ लिखा हुआ, मैं सुना देता हूं साक्षी महाराज का MPs बाइकॉट और नॉट स्टैंड एट द टाइम ऑफ नेशनल एंड सॉन्ग्स इन पार्लियामेंट। जी, आपको मैं सुना उनका बयान है, ये इंडियन एक्सप्रेस का बयान है। वंदे मातरम के समय राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है। जैसे हमारे स्कूल सरकार से पैसा लेते हैं, बल्कि अधिकांश नहीं भी लेते हैं, पर मदरसों को सबको राष्ट्रीय सहायता दी जाती है। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। आखिरकार क्यों? हरे झंडे फहराए जाएंगे, तिरंगा नहीं फहराया जाएगा? ये क्या, ये हो क्या रहा है? और नंबर 2, वहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। काहे को अलग अलग ये मदरसा बोर्ड बना रखे हैं? जैसे हमारा एक यूपी बोर्ड है, अगर मदरसा बोर्ड हो तो एक बोर्ड होना चाहिए और उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया शिक्षा दी जाती है, ऐसी बढ़िया बढ़िया शिक्षा मदरसों में भी मुस्लिम बच्चे बच्चियों को दी जानी चाहिए। केवल उनको वो कुरान की शिक्षा दे करके और आतंकवादी बनाना, जिहादी बनाना, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। इसलिए APJ कलाम साहब ने यही कहा है, यही बात हम कह रहे हैं, और मोदी जी ने भी कहा है कि हम मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे और अगर जांच भी कराएंगे, अगर कहीं दोषी पाया जाएगा उसे बंद कराएंगे। लड़कियां मर्जी से नहीं करते, कुछ मुस्लिम लड़के अपना नाम बदल करके, रूप बदल करके, हिंदू का परिवेश बना करके हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया। ऐसे उनके रेट फिक्स हैं। अगर जैन की लड़की को फंसाएंगे तो 8 लाख रुपया। इस प्रकार से रेट फिक्स हैं और उनका वो बिजनेस बन गया है। अरब कंट्रीज से इन मदरसों के माध्यम से पैसा आता है। जब मुसलमान के लड़के लड़की को फंसा लेते हैं, उन्हें पैसा मिल जाता है और उन लड़के लड़कियों से होने वाली औलाद, उन्हें पढ़ाते लिखाते नहीं, होने वाली औलाद को तुरंत ही आतंकवादी बनाने की शिक्षा दे दी जाती है। मानी हमारी तलवार से हमारी गर्दन काटने का प्रयास किया जाता है। आप सोचिए, अफसोस साहब जब बोले तो देवराजन जी आपको सुनाई नहीं दी जाता? 10 मिनट के लिए पुलिस मिनट हटा दो, हम इस देश में क्या करके दिखाएंगे? सुन लिया, देवराज ने सुना होगा ना, वो नहीं पढ़ रहा है, अफसोस नंदकिशोर जी, मैं स्टेट से हूँ, केरल से। अफसोस ये है का नाम मदनी को जिसको सजा हो गई थी मौत की, उसको विधानसभा सर्वसम्मत से छोड़ने की बात करती है, जो अडवाणी जी के ऊपर बम फेंके। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड करना चाहूंगी कि जो भी आज साक्षी महाराज ने जिस तरह से रेट कोट किए हैं, इसकी तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा अरब कंट्री से पैसा भेजा जाता है, इसका आखिर प्रूफ क्या है? किस बेसिस पे उन्होंने इस तरह की बातें करी? किस तरह से भावनाओं को भड़का रहे हैं? एक तरफ तो मोदी जी मदरसे के लिए रुपया अनाउंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ से साक्षी महाराज इस तरह के बयान कर रहे हैं लोगों के सामने, पब्लिक के सामने। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट्स इससे इस तरह से प्रभावित होता है। जी बिल्कुल। मैं आपसे अर्ज करूं नीता जी, ये वो शख्स है जिसके ऊपर अभी भी मुकदमा चल रहा है अपनी एक गर्लफ्रेंड का कत्ल करने का और वो शख्स हम बहस कर रहे हैं उसके लिए नेशनल टेलीविजन। नहीं, वो देश के सांसद है, देश में सांसद है, सांसद है। आप मंत्री, बात मानने नहीं मानने का नहीं है, अलग बात है कि आप उसको नहीं मान रहे हैं या मैं नहीं मान रहा हूँ उसका। जी, अदीब साहब का कहना हुआ इशू नहीं बनना चाहिए। ये शख्स इस लेवल का आदमी है जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जो मर्जी हो कह दे, जिसके बारे में कह दे, और ये बगैर सोचे हुए कि दिलों को तोड़ने की बात। लेकिन अदीब साहब वो तो दे,
नहीं आदिब साहब, आप भी ये व्यक्ति 12 साल धर्मनिरपेक्ष लोगों के साथ मुलायम सिंह के साथ 12 साल धर्मानी साहब देश के वो सांसद साहब 12 साल आया होगा पार्लियामेंट, आपने टिकट दिया, आप उससे मेरा ये मानना है किसी के ऊपर भरोसा है सभी का। अगर कोई बयान दिया है तो जो अभी नीता जी ने कहा उनके बयान की जांच होनी चाहिए और अगर उसमें तथ्य हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम मेरा ये कहना। और अखिलेश यादव को जरूर करना चाहिए। पार्लियामेंट मेंबर इस प्रकार की बयान दे रहे हैं और पार्लियामेंट जो उन्होंने बात कही अदीब साहब ने, मुझे लगता है कि अगर आप मर्डर की बात करेंगे तो इन पिछली सरकार के तो वो कहानी छोड़िए, वहां पे जितने क्रिमिनल बैठे हैं वो सबको पता है। वो आप अगर उस डिटेल में जाएंगे तो एक अलग डिबेट होगी। उत्तर प्रदेश में सांसद के बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। देवराजन जी अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखिए बयान के ऊपर मर्डर किया, अगर वो गलत है सजा करा। देवराजन साहब दो तीन सवाल आपको मैं मेनका गांधी के बयान को सुनवा, मेनका गांधी जी ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। पुलिस वालों को ने एक स्टडी करके दिया कि जो भी जानवर इलीगल स्लॉटर के लिए जा रहा है, वो जो पैसा कमाया जा रहा है, इट इज गोइंग इनटू टेररिज्म, इट इज गोइंग इनटू द बॉम्ब्स दैट फॉल ऑन अस, इट इज गोइंग इनटू किलिंग अस अलोन। सो व्हाई आर वी अलाउइंग दिस? It goes back into the killing of, ये कह रहे हैं कि टेरर फंड होते हैं। जी जी ना, एक बात हमें आज जैन टीवी में आकर के मैं थोड़ा हैरान हुआ है आज जो पुष्पेंद्र जी का बात सुनकर, उन्होंने एक आरएसएस नेता की माफी आज यहाँ पर बात रखा है, मुझे खूब आश्चर्य भी हो रहे। बात यह है लव जिहाद की शब्द को उमन जांडी नहीं बोला है केरल में। लव जिहाद की शब्द यही संघ परिवार की केरला का ही चैप्टर ही उठाया गया है। वो केरल में, केरल से हूँ, केरल की कई कैंपस कोर्ट के जजमेंट में है। नहीं हम बता रहा हूं, मैं वहां से हूं, मैं उसके खिलाफ लड़के आ रहा हूं, अभी भी लड़ रहा हूं, ऐसे बात नहीं है। हम जैन टीवी में आकर के बैठ के बोल रहा हूं, वहां पर क्या बात हुआ है, इसी प्रकार पर जो वहां पर मुसलमान लड़की लोग हिंदुओं को शादी किया है, हिंदू लोग मुसलमान को शादी किया है, लेकिन कभी भी उसको हिंदू मुसलमानों की नजरिया से नहीं देखा। वहां से पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए कभी कोई हिंदुस्तान में कितने उदाहरण हम दे सकता है। हिंदू लोग मुस्लिम लड़की को शादी किया है, कितना उदाहरण है। इस सभी को पॉलिटिक्स में क्यों ले आ रहे हैं, ये सोचने की बात है। इस सभी को क्यों ले आ रहे हैं? देवराजन साहब खत्म कर लें, देवराजन साहब कंप्लीट करें। देवराजन साहब हम इसलिए बोल रहा हूँ जी, ये एक इंटेंशनली इसी से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इसी शब्दों को उठा के ले आ रहे। अगर इसी प्रकार की इंटेंशनली इसी प्रकार कोई लड़की लोगों को फंसाने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो किसमें बना के रखा है? हम लोग रॉ को क्यों बना के रखा है? इनका काम क्या है? अगर इसी प्रकार को होगा तो इंक्वायरी वहां कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए बात करने के लिए। इसलिए सेंसिटिव एक समाज के अंदर बात करने के समय रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर्स, रेस्पॉन्सिबल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स किस प्रकार की बात करना चाहिए, उस बात के ऊपर भी पार्लियामेंट लेकिन आप जो पुष्पेंद्र की बातों के, एक सवाल पुष्पेंद्र की बातों से उठता है कि इन जो कह रहे हैं कि इनटॉलरेंट होने के पीछे कारण क्या है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। ना इंटॉलरेंस क्या मुसलमानों के अंदर नहीं हो रहा है? नहीं, मुसलमानों में नहीं कह रहे, हिंदू इंटॉलरेंट हो रहा है, बात है सभी का है। देवराज साहब कर रहे हैं, जो फालियस नरीमन कह रहे हैं वो कह रहे हैं हिंदू इंटॉलरेंट हो रहा है। उसका जवाब दूंगा, हम कैसे उसको समर्थन करेंगे? मुझे नहीं लगता, अगर ठीक है बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे रहे जिन्होंने आज ये ऐसा बयान दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से उन्होंने आज ये बयान दिया तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बयानबाजी थी। और लोगों के, हिंदुओं के बीच में क्या सेंटिमेंट है इसको गेज ऐसे इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। 80% लोग हिंदू हैं, तो क्या एक व्यक्ति अगर ऐसा कहता है तो उससे हम ये मान लें कि इस तरह का इंटॉलरेंस पैदा हो रहा है। नंबर 2, इंटॉलरेंस आपको लगता है पैदा नहीं हो रहा है? अगर आपको लगता है इंटॉलरेंस पैदा नहीं हो रहा है? देखिए, अगर हो रहा है तो इसी प्रकार की बयानबाजी और मीडिया का रोल आज इस तरह से आप मीडिया इजीएस्ट वे मीडिया के रोल पे सीधा के सामने ला रहा है। और अगर ला रहा है तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट सरकार है उसका भी इसमें अगर मंत्री बोले, सांसद बोले तो मीडिया उसको ना दिखाए,
उसको ब्लैकआउट कर दे, फालियस नरिमन बोले उसको ब्लैकआउट कर दे। देखिए, एक आदमी से किसी अगर वो ऐसा ये वो व्यक्ति है तो इसका मतलब है कि साक्षी महाराज एक आदमी तो उससे बवाल हो जाएगा। और जूरी साहब जो है वो दुनिया के इतने काबिल आदमी हैं, दुनिया उनकी बात को मानती है, उनको रेस्पेक्ट करती है। एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा, हमें ब्रेक पे लेके बता रहा है पुष्पेंद्र, एक ब्रेक पे हमें जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ अदीब साहब बहुत कम कि जो फालियस नरिमन कह रहे हैं कि हिंदू इंटॉलरेंट हो रहा है, क्या हिंदू इंटॉलरेंट हो रहा है? यस, हो रहा है। इसलिए क्यों हो रहा है? इसलिए मैं बताता हूं क्यों हो रहा है, ये मैं नहीं बता सकता। नहीं, इसको भी समझना चाहिए। कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्स है जी, डर है। देखिए 100 बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो कुल 9 बच्चे या 10 बच्चे मुसलमान होते हैं, 90 बच्चे हिंदू बच्चे होते हैं। तो हमको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स तो हमको होना चाहिए कि हमारा कल्चर जो है वो डोमिनेंट है किसी और से, हमें डरना चाहिए। हमारी बच्चियां भी दूसरी जगह शादी कर रही हैं, लेकिन हालत ये है कि अगर शादी पे बवाल नहीं है। नहीं, सुन तो लीजिए, इंटॉलरेंट की बात है जी। मोहम्मद अदीब को किसी भी कॉलोनी में मोहम्मद अदीब के नाम से फ्लैट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ये इंटॉलरेंस नहीं है। ये क्या है? ये गलत बयानी है। ये गलत मेरे शकूरपुर में 5000 इस्लाम को मानने वाले किराएदार हैं। 5000। मेरे भाई सुन लो जी, मेरे ऊपर बीती है 9 मकान मैंने नोएडा में ढूंढे, 9 हाउसेज and 9 houses I couldn't get a single house। देखिए मैं आपको अपार्टमेंट बनाएंगे। नीता जी मैं बताता हूँ, मैं जब यहाँ आया नोएडा में 9 घर नहीं मिले। 9वें घर पे 20 करोड़ कुशेंद्र जी, 9वें घर पर मैंने एक इश्तिहार देखा, वो फौजी का था। मैंने कहा कि साहब मैं मकान आपका खाली है, मैं लेना चाहता हूँ। कहा बिल्कुल आ जाइए। मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद अदीब है, मैं मुसलमान हूँ, आप देंगे? तो वो गुस्सा पड़ा और गुस्से में कहा ये क्यों कहा तुमने? मैंने कहा इसलिए कि 9 लोग मुझे मना कर चुके हैं। और मेरा जब डॉक्यूमेंट साइन होने गया, वो अदीब को समझते थे कि यानी क्या है ये, लेकिन जब मोहम्मद अदीब पढ़ा तो उन्होंने मना किया। फिर बेटी उनकी समझदार थी, वो जर्मनी में बेवा होकर लौटी थी, वो मुझे किनारे ले गई। उसने कहा मेरे डैडी नहीं देंगे, मुसलमानों को नहीं देते हैं, आपको वो बता नहीं रहे। तो मैंने कहा कि भाई फिर कहानी तो वो फौजी जो था जिसको मैं आप ये कह रहे हैं इंटॉलरेंट हो रहा है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। उस फौजी ने मुझे डांटा ये कह के कि मैं तुमसे अब कोई एडवांस नहीं लूंगा, और मैं बाकी वक्त तक जब तक मैंने घर नहीं बना लिया, मैं कर्नल वो थे राजस्थान के, उनके घर में। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ये झूठ है, लेकिन क्यों हो रहे हैं इसका क्यों हो रहे हैं इसका जवाब आपने नहीं दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको क्या पता है, आप कभी एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं क्या ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है या हिंदू वाकई इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं। देवराजन साहब, नीता मिश्रा जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, मोहम्मद अदीब साहब और नंदकिशोर जी हमारे साथ बने हुए हैं। जो अदीब साहब, आपसे पुनः ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल जो पुष्पेंद्र ने कहा वो सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री देश के लाल किले पे एक प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं, जो अभी भी बने हैं, वो कहते हैं हम 125 करोड़ लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं और 10 साल तक हमें मोरेटोरियम रखना है ऐसी चीजें जो हमें विभाजित करती हैं। एक सवाल, उससे पहले एक प्रधानमंत्री थे जो ये कहते थे कि लाल किला से ही कि इस देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज उस पर पहला हक मुसलमानों का है। तो जो दो चीजें देखिए कि अगर इस तरह की बातें होगी तो जो बाकी नागरिक हैं क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? इंटॉलरेंट होने के पीछे या बनने के पीछे, या अगर इंटॉलरेंट है तो उसके पीछे क्या एज ए रिलीजन, एज ए सोसाइटी ये या पॉलिटिकल। नरेंद्र मोदी जी का बयान जो लाल किले पे दिया गया जी, मैंने 13 तारीख को उनका बयान एक टीवी चैनल पे बोल दिया था कि 15 तारीख को ये बयान उनका होगा कि हम सबके साथ हैं
और हमको मिल के चलना। ये आप जानते थे कि वो बयान हमें मालूम था, इसलिए कि उसका आधार क्या था? हमारा आधार ये था कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में होते जी तो आप ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जो है एक्टिंग कर रहे होते। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री एक्टिंग कर रहे हैं, बेहतरीन एक्टर होते, उनको पानी पिला दिया होता उन्होंने जी। क्योंकि अगर जो कुछ उन्होंने कहा था, ये उन्हीं के सांसद, उन्हीं के लीडर ये बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि सब मिलकर रहना है जी। और उन्हीं के सांसद और उन्हीं के लीडर रोज रात आग उलग रहे हैं, आग बोल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? इन मंत्रियों ने जिन्होंने आज बयान दिए हैं, जो एमपीओ ने आप जिस पे आप बहस कर रहे हैं, इनको चाहिए था कि उनका प्राइम मिनिस्टर, जिसके बारे में ये मशहूर है और जिसको सबने तय के जिताया है कि ये आदमी एक्शन लेने वाला है, वही एक्शन हैज नॉट बीन टेकन। अगर ये पाया गया था कि ये पैसा जा रहा है, आतंकवाद में आ रहा है, अगर ये कहा गया कि मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं, अगर ये कहा गया कि पार्लियामेंट के मुस्लिम एमपीज खड़े नहीं होते नेशनल सॉन्ग पर, तो हम पर खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? ये बयानबाजी क्या है? इसका मतलब यह है कि दो बातें करना, एक पब्लिक के लिए और एक अपनी पार्टी के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन पानी पी जाए आप के सामने। गर्ग साहब ये वो कह रहे हैं कि आप बिना किसी चीज की जांच किए हुए अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। एक चीज आपका पूना का जो हवाला कांड था जी, कौन कर रहा था? मोइन खान कौन है? क्या इनकी सरकार के दौरान ही उस पर एक्शन होना चाहिए था? नहीं हुआ अभी तक। ये सारा काम जो आतंकवाद को फंडिंग है, मोइन कुरैशी हैं, जो भी है, हवाले का काम करते हैं। सुन लीजिए, हवाले का काम करते हैं, मीट का काम करते हैं। यूपीए सरकार मीट एक्सपोर्टर हैं देश के सबसे बड़े। उसके पीछे आपको पता ही पीछे हवाला है उसका। यही वो कह रही है कि आज की तारीख में मीट एक्सपोर्ट के नाम पर क्या? अजीम साहब आपको ध्यान, मेरी बात सुनिए आप, मेरी भी आपने 1947 में इस देश की आबादी 20 करोड़ थी, पशु 90 करोड़ था। आज इस देश की आबादी 125 करोड़ है, पशुधन केवल 55 करोड़ रह गया। कहाँ चला गया? बांग्लादेश के अंदर भेजना, मेवात के अंदर जाके गायों को काटना, दिल्ली से ले जाकर लगातार ट्रकों में भर के लेके जा रहे हैं। क्या ये सब कह रहे हैं कि सरकार है, सरकार अभी आई है हमारी जी, स्टेट गवर्नमेंट हमारी नहीं है। आज स्टेट गवर्नमेंट आपकी नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना। गलतफहमी को दूर कर दूं बस एक बात खत्म करके जी। ये मोइन कुरैशी जो है, इनका केस ये है कि इनका एक्सपोर्ट कुल 8 करोड़ का है, लेकिन इनका जो ट्रांजैक्शन हुआ लंदन में हवाले का, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा कि ये कौन आदमी है जो इतना पैसा आ रहा है, ये कहां से आ रहा है। नतीजा हुआ कि उन्होंने रिवर्स किया इंक्वायरी, उसमें मोइन खान पकड़े गए कि ये दिखाने के लिए एक्सपोर्ट है, बाकी हवाले का काम है। अब हवाले के काम में जब इंक्वायरी हुई, उनके नाम केस फाइल हो गया। ये यूपीए के जमाने में आज 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। लेकिन इसमें मुश्किल यह है कि इसमें जो बड़े बड़े हवाले के रैकेट्स हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो धंधा करते हैं हर पार्टी में। चलिए, इनकी पार्टी के भी लोग हैं, इसलिए उस पर आज तक एक्शन नहीं हुआ। एक्शन हुआ है, कहा इन्होंने कि ये आ रही है, वो जा रही। भाई चलिए चलिए, जो पुष्पेंद्र, और इनका कुल 5 करोड़ का एक्सपोर्ट था और इनकी जो मनी ट्रांजैक्शन हुई वो मिलियंस ऑफ डॉलर में। ठीक है पुष्पेंद्र, ये रिवर्स इंक्वायरी हुई। पुष्पेंद्र, जो दो अलग अलग सवाल हैं जो नंदकिशोर जी, जो चूंकि समय है कम भी है और सारे हमारे और भी मेहमान हैं, जो पुष्पेंद्र, जो अहम सवाल है कि क्या सिर्फ सियासी फायदे और नुकसान के लिए ये बयान आ रहे हैं? अब जो बात कह रहे हैं नीता जी, जो बात कह रहे हैं अदीब साहब, जो बात कह रहे हैं जी देवराजन साहब। देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर साक्षी महाराज सियासी नफे नुकसान के लिए बयान दे रहे हैं, तो आजम खान जो कह रहे थे कारगिल पे, वो किसके लिए कर रहे थे? असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में खड़े होकर के इस देश के हिंदुओं को डरा रहे थे कि मुसलमान रेडिकल हो जाएंगे, तो वो किसके लिए कर रहे थे? अकबर उद्दीन मां कौशल्या के बारे में अश्लील भाषा बोल रहा था, तो किसके लिए कर रहे थे? सवाल मेरा यह है कि जफरयाब जिलानी अयोध्या में केस लड़ते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह कह सकता है अगर कि भगवान रामचंद्र जी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, तो किसके लिए कर रहे थे? अगर डेनमार्क में कोई कार्टून बना रहा तो भारत में मुसलमान दंगा किस लिए कर रहे थे? मेरा कहना यह है कि आप एक तरफा चीजों को देखेंगे तो यही होगा। कश्मीर में बाढ़ आई है, पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है, प्रधानमंत्री अपनी जन्मदिन नहीं बना रहे हैं, करोड़ों रुपए वहां पे लगा दिए गए हैं, लेकिन वहां जो सेपरेटिस्ट हैं, एंटी इंडिया हैं, पाकिस्तान के दलाल हैं, वो क्या कर रहे हैं? उस पर क्या रिएक्शन है इस देश में?
मेरा कहना यह है कि आप सेलेक्टिव जो है कम्युनलिज्म को मत देखिए, आप अपने कम्युनलिज्म को भी देखिए। इस मुल्क में एक वर्ग के कम्युनलिज्म को जो प्रोटेक्ट करे, जो उस भाषा को ना बोले, वो सेकुलर, जो उनके बात को उठा दे वो आरएसएस का है, वो बीजेपी का है, वो हिंदू कम्युनल है। सवाल यह है कि एक तरफा नहीं होता। और अगर ये बात जो फालियस नरिमन कह रहे हैं कि साहब इंटॉलरेंस है, तो मेरा सवाल यह है कि कश्मीर में घाटी के अंदर 97% मुसलमानों ने किस इंटॉलरेंस का तजुर्बा दिया, किसकी मिसाल पेश की उन्होंने 3.5 लाख हिंदुओं को मार करके या भगा करके? उसके बारे में कोई नहीं बोलता, केरल के बारे में कोई नहीं बोलता, आसाम के दंगे के बारे में कोई नहीं बोलता। मेरा कहना यह है कि आज साक्षी महाराज को पकड़ के इस देश में आरएसएस बीजेपी की बात हो रही है, उससे पहले योगी आदित्यनाथ को पकड़ के हो रही थी बात, उससे पहले अडवाणी के रथ यात्रा को हो रही थी। जो मुसलमान आज अडवाणी को महान बता रहे हैं, उनके बयानों को सेलेक्टिव याद कर रहे हैं, उनके बयानों को क्यों भूल जाते हैं? फिर अयोध्या पे वो कम्युनल हो जाते हैं, लेकिन मदरसों में सेकुलर हो जाते हैं। जो हमारे हक का वो तो सेकुलर है, जो हमारे हक का नहीं वो कम्युनल है। इस अप्रोच के चलते ही इस देश में एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है जो लगातार इस बात को कंडेम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर यह काउंटर प्रोडक्टिव है तो इस देश की माइनॉरिटीज को सोचना चाहिए कि वो 20% माइनॉरिटी के खिलाफ क्यों है, वो पारसी के खिलाफ क्यों नहीं है, वो जैन के खिलाफ क्यों नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि आप एक तरफ सलमान खुर्शीद को महान आदमी बताते हैं, वो सेकुलर है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, लेकिन अपनी किताब के अंदर इंडिया एट होम के अंदर क्या लिखता है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता। अगर सेलेक्टिव बात आप करेंगे तो इस देश में काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो मेजॉरिटी का होगा। और एक और गलतफहमी इस देश में बता दे दूं, पूरी दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी हुई है, अगर वो मेजॉरिटिज्म की होती है तभी कामयाब होती है। कश्मीर में जो टेररिज्म चल रहा है वो इसलिए कि वो उसी कम्युनिटी से मिला गए। पंजाब में टेररिज्म इसलिए चला कि मेजॉरिटी ने किया। अगर माइनॉरिटी टेररिज्म कहीं चलता ही नहीं है, अगर इस देश का हिंदू इंटॉलरेंट हुआ तो समझ में आना चाहिए कि टेररिज्म और आतंकवाद क्या चीज होगा, उसका क्या परिणाम निकलेंगे। तो जो अदीब साहब यहां बैठ के धमकाते हैं, जो मुनाफकत की बात ये करते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी तो एक्टिंग कर रहे हैं, वो अमिताभ बच्चन होता तो सर सैयद साहब ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है, इसकी एक आंख हिंदू है एक मुसलमान है, खराब हो जाएगी तो क्या। तो वो कौन सी मुनाफकत कर रहे थे, वो कौन सी एक्टिंग कर रहे थे? सवाल यह है कि वो उसी यूनिवर्सिटी के बारे में पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट चौधरी खलीकुज्जमा की किताब थी पाथवे टू इंडिया, पाथवे टू पाकिस्तान। क्या लिखा उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में जिसके वो संस्थापक थे। तो आपका चेहरा भी एक अलग है, एक दूसरा है, एक तरफ खामोशी है, एक तरफ चुप्पी है। अगर राजस्थान में दंगा हो तो चुप हो जाओ, तस्लीमा नसरीन के खिलाफ अगर बवाल मचे तो खामोशी इख्तियार कर लो, अगर अहमद हुसैन के बारे में कुछ हो तो कुछ बोलो मत। आप अजीब तरीके की बात कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर और इस तरीके के हालात पैदा कर रहे हैं कि मेजॉरिटी जो है वो कम्युनिज्म करना शुरू कर। देवराजन साहब जवाब देना चाहते हैं? जरूर जरूर। ये क्या बोल रहे मुझे समझ में नहीं आ रही थी ना, डेंजरस। हम ये कह रहा हूं, देखिए आज आप जाकर के जेल में देखना, जो आतंकवाद की नाम पर जो भी दंगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, पकड़ के जेल में भरा हुआ है, उसी में 90% मुसलमान है, पकड़ा गया है। उसके बाद उसका जो ट्रायल भी नहीं हो रहा है। हम जो केरल की बात बार बार पुष्पेंद्र जी कह रहे, अब्दुल नासिर मदनी कितने साल से वो जेल में है, अगर वो दोषी हो तो उसको सजा दो। उसका ट्रायल भी नहीं कर रहे, अभी तक उसका ट्रायल भी नहीं किया है। कोयम्बटूर ब्लास्ट में दोषी सिद्ध हो चुका है। ठीक है, वो दोषी होकर उसको सजा दो। पूरी विधानसभा सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कर रही है। विधानसभा मिलकर प्रस्ताव, लेकिन मदनी के लिए ज्वाइंट असेंबली का सेशन बुला के आप छुड़वाने की बात करेंगे, उससे हर नेता मिलेगा कहीं नहीं भारत के अलावा। लेकिन अगर साक्षी महाराज बोलेंगे, अगर प्रज्ञा ठाकुर बोलेंगे, तो देखिए मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए पूरी केरल विधानसभा में ऑब्जेक्शन है कि कैसे मुसलमान लीडर केरल विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। आप कहां से, मदनी के बारे में नहीं मैं कह रहा, आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिला है वहां पर जो स्पेशल सेशन बुलाया है? मैं अभी सुन रहा हूं, कोई मिला नहीं, लीडर वो जाता है तो ठीक है, अगर मिलेगा तो आपको बताएं। हमको बोलना देना, हम एक्सक्लूसिव हैं, हमारे बारे में बात मत करो। हमारी तालीम अलग है, हम सब कुछ अलग है, हमारे बारे में देश को भड़का देंगे, तोड़ देंगे, डरा देंगे। रेजोल्यूशन ऑफ केरला असेंबली, असेंबली का स्पेशल सेशन अब्दुल नासिर मदनी के लिए बुलाया भी नहीं है, हुआ भी नहीं है। रेजोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। हम भी मदनी को बुला देखने के लिए गया है, हम भी मदनी को देखने गया है, जाता भी है लोग। साध्वी प्रज्ञा के पास सुनिए ना, हम उस तरह नहीं कहते, जाता है। साध्वी प्रज्ञा के पास क्यों नहीं कहते? नहीं, उसको भी चार्जशीट नहीं हुई है, क्यों नहीं कहते आप? अरे हमको तो नहीं, आप नहीं गए ना। अब वो बीमारी देवराजन साहब को बोलने दीजिए। हम केरल से हैं, मेरा पड़ोसी है वो,
मदनी का घर हमारा घर का तो 100 मीटर दूर है। बात तो सुनिए ना, आप सेलेक्टिव बात कर रहे हैं। आप सेलेक्टिव बात कर रहे हैं। नहीं भाई, हम वहां आ रहे 150 लोग मरे थे जी, हमको बोलने दीजिए 2 मिनट प्लीज गो अहेड। हम, मेरा कहना है अगर मदनी और मदनी का मौफी जेल के अंदर कितना लोग ये आतंकवाद की नाम पर पकड़ के अंदर रखा हुआ है, सजी को ट्रायल करके उसको सजा दो, नहीं तो छोड़ दो। ये हिंदुस्तान में एक कानूनी व्यवस्था है। तो छूट रहे भाई जो लोग, अरे हमको बोलने दो भाई, हमको बोलने दो। वहां पर ऐसा बात नहीं है। ये हिंदू लोग बोलेगा तब हम चिल्लाता है, मुसलमान लोग बोलेगा हम चुप रहता है, कभी नहीं। हम जो लोग आतंकवाद की प्रचार करने के लिए और कम्युनलिज्म की प्रचार करने के लिए जो कोशिश करता है, हम उसके ऊपर कड़ा शब्द बोलता है, विरोध भी करता है। हम नफरत करते हैं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता को पकड़ के रखना है। इसी प्रकार हमारा कोई सेलेक्टेड अमनीशिया नहीं है, हमारा कोई सेलेक्टेड बयान भी नहीं होता है। हम सभी लोग, जब पैलेस्टीन की बात हम कहेगा तब हमारा, हम तब मुसलमान के पक्ष में हो गया। ये कोई बात होता है? वरदराजन साहब, एक बात का जवाब दीजिए। देवराजन की सरकार आपके बल पे चल रही थी, चल रही थी कि नहीं चल रही थी? तस्लीमा नसरीन दुनिया की राइटर है कि नहीं है? अगर किसके डर से, जिस सरकार को आप सपोर्ट कर रहे थे, उस सरकार ने तस्लीमा नसरीन को अंडरग्राउंड रखा और रातों रात देश से बाहर निकाल दिया। किसकी दहशतगर्दी की वजह से और किसके डर की वजह से? तब आपको कम्युनिज्म नजर नहीं आया था कि किसके दबाव में उस औरत को यहां से भेजा जा रहा था? राम के खिलाफ लिखे तो आप लिखा जा रहा है, कोई आदमी राम के खिलाफ लिखे आप तस्लीमा नसरीन को लेकर बाहर पुष्पेंद्र जी, कोई आदमी राम के खिलाफ लिखे मान लेंगे? देखिए ना, हम उसके खिलाफ लिखे मान लेंगे? हम उस पर सरकार ने लेफ्ट ने उसको सपोर्ट किया। आप सरकार से विरोध से अपना समर्थन वापस ले। कोई बात नहीं है वो। अगर तस्लीमा नसरीन बुरी है, इमाम रश्दी बुरा है, अहमद हुसैन महान है। जी जी आपके पास ये जो नेताजी बोल रहे हैं जी कि अगर सलमान खुर्शीद ने उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं आप, उसको कोई दर्द है तो इनको तकलीफ है। नहीं, मैंने दर्द नहीं लिखा है, आपको पता ही नहीं है, इनको तकलीफ है। सेलेक्टिव झूठ बोल रहे हैं। अब आप सुनिए, आप गलत सुनिए, आपने मुझे मुनाफिक कहा है। नहीं, आपने मुझे मुनाफिक कहा। सुनिए, आपने क्या मैं वो शख्स हूं जिसने हर मुसलमान, कम्युनल मुसलमान को खड़े होकर गाली दी है। नहीं, आपने अपने घर में, आप तो मोदी से बड़े एक्टर हैं, आपकी कम्युनिटी मोदी से बड़ी एक्टर है, और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप मुनाफिक होकर बात कर रहे हैं। और क्या? मैंने अहमद बुखारी के खिलाफ बोला, मैंने अरशद मंदी के खिलाफ बोला, मैंने किसी मुसलमान बोलने का सच क्या था है? और हमेशा खड़े होकर बोला। ओवैसी के खिलाफ क्यों बोलूं? ओवैसी के लड़के के खिलाफ मैंने लिखा। ओवैसी का जो भाई है, जो उसने लिखा था आउटलुक में, सबसे पहला आर्टिकल मेरा गया था कि इसको हैंग कर दो। लेकिन असद ओवैसी ने अगर पार्लियामेंट ये बात कही कि मुझे तंग करोगे तो आतंकवाद फैल जाएगा, तो गुनाह कर दिया ओवैसी ने। हाँ जी, ओवैसी ने गुनाह कर दिया। उसके भाई ने जो गाली बकी, उसके ऊपर सबसे पहला आर्टिकल, अगर आप सब जगह आपका पहले आर्टिकल होता है और आपके आर्टिकल से कौन मान जाती है? आप जो है अपनी कौम के ऐसे रहनुमा हैं कि आपके कहने सब कुछ हो जाता है। लेकिन मैं ये कह देता हूं कि कम्युनल फोर्सेस से कोई समझौता नहीं है, ना मुसलमान का से, ना हिंदू से, और कम्युनल फोर्सेस को हम मानने को तैयार नहीं है। चाहे पुष्पेंद्र जी कितना ही बोल लें, लेकिन हम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे हिंदू हो, एक हाथ से ताली नहीं बजाते, हम दोनों को कहते हैं। नीता जी, पुष्पेंद्र जी, आप बार बार एक सिलेक्टिव शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज के आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जब मोदी जी लाल किले से जो बात उन्होंने कही 10 साल तक के मोरेटोरियम की, और मोदी जी का जो इतिहास है वो भी सभी के सामने है, इस देश के सामने है, और उन्हीं की नाक के नीचे 3 उनके पार्लियामेंट एमपीज, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, साक्षी महाराज जी हो, मेनका जी हो, जिस तरह की बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं लगातार, एक के बाद, ये तो चलिए अभी की बात है, आज से कुछ समय पहले भी देखिए जो बयानबाजी आ रही लगातार, जिस तरह से कम्युनल दंगे भड़काए जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे और जगह हो, तो उससे मैं तो यही निष्कर्ष निकालूंगी कि मोदी जी बोलते कुछ और हैं, लेकिन पीछे आरएसएस का एजेंडा सिर्फ पूरा करना, यही एक। नीता जी, आप इतनी मासूमियत से ये न कहिए, आप तो सेकुलरिज्म के 65 साल से अलंबरदार हैं,
लेकिन आपकी जमाने में और आपके चीफ मिनिस्टर्स की जेर क़यादत में 4000 से ऊपर ज्यादा दंगे हुए, तो आप क्या बोल रहे थे सेकुलरिज्म के नाम? अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप तो मोदी जी के बारे में कह रही हैं, अभी 3 महीने हुए, बताइए दंगा से लेकर अलीगढ़ का दंगा किसके जेर क़यादत में हुआ? मीर बहादुर किसका चीफ मिनिस्टर था? एक चीज है, कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है? जिनकी सरकार है, दंगे हो रहे हैं, आपने क्या किया? एक सवाल है पुष्पेंद्र नंदकिशोर गर्ग जी, एक सवाल है जी, लव जिहाद, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, मेनका गांधी, ये तमाम बयान अगर इसमें सच्चाई है तो आपकी सरकार है, उसको जांच करवा के आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल करेंगे कार्रवाई। ये बयान देने को आप पोलराइज कर, ध्रुवीकरण करने के लिए जो सियासत है। आज की तारीख में साक्षी जी जब बोले, जब यूपी का चुनाव हो चुका था, कहां पोलराइजेशन हो गया? हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, क्या देश में ये चीजें बहस आज जो चर्चा हो रही है महाराष्ट्र में लोग नहीं, हर 6 महीने में चुनाव है इस देश में, यूं कहीं ना कहीं तो आप उसमें कार्रवाई सेगमेंटेड ऐसा कर दिया, हर 6 महीने में किसी से अगर गलत होगी कार्रवाई करेंगे। सही पे क्यों कार्रवाई करेंगे? देवराजन साहब, अगर चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे मदरसों में आतंक हो, चाहे इलीगल मीट एक ने जवाब दिया कि झंडा फहराते नहीं फहराते, चाहे आप बोल रहे हैं ना, वरदराजन साहब बोल रहे हैं ना, नीताजी बोल रही हैं कि मदरसे में 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराना चाहिए, बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते? अरे आपको तो ये साक्षी महाराज ने इतना तो कहिए लहरा जाता है, बढ़िया वहां पर उसको जानी लहरा, कोई डिफरेंस नहीं है वहां पर। हो सकता है साक्षी महाराज के पास 1-2 मुझे इतना कष्ट होता है कि नजमा हस्बुल्लाह जैसी सीनियर लीडर कहती है हम सब हिंदी है, हिंदू है, और बाद में फिर अपने को करेक्ट करती है हिंदी है, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, तो दोनों के एक ही अर्थ है, सब कंफ्यूज। यही तो बात है जी। कुल मिलाकर कुल मिलाकर के जो स्थिति इस वक्त है पुष्पेंद्र, इतना तो है कि इससे पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण होता है, इसको तो आप नकार नहीं सकते। देखिए दिलीप, मैंने आपकी जो 3 बातें थी, मैंने लव जिहाद के बारे में 3 डिबेट में यहाँ कहा कि अगर कोई लड़की के साथ क्राइम हो रहा है, वो हिंदू हिंदू हो, वो मुसलमान मुसलमान हो, उस क्राइम के ऊपर वैसे ही एक्ट होना चाहिए जैसे किसी और पे होता है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर सारे के लग। मेरा कहना यह है कि इसको ये कह करके ये लव जिहाद है, नहीं हम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कर रहे हैं, उस क्राइम को क्यों छुपाया जा रहा है? वो कोई भी हो, आज एक लड़की 6 महीने पुराना भी कोई आरोप लगा देती है रेप का, तो उस पर इंक्वायरी हो जाती है, उस पर तमाम केस दर्ज हो जाता है। मैं कह रहा हूं उसको क्राइम की तरह डील करें, उसको लव जिहाद कहने नहीं कहने से क्या पड़ रहा है? जो कानून है वो उसको लव जिहाद की वजह से छोड़ देगा, वो तो अपनी जगह क्राइम करेगा ही। मेरा कहना यह है कि मेरा फालियस नरीमन जैसे महान लोगों की बात पे मेरा रिएक्शन है। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देखें, क्यों ये हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, क्यों साक्षी महाराज हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं जहां ये ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। दिलीप, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, विनय कटियार, हम बहुतों को सुन चुके हैं। बात यह है कि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि साक्षी महाराज ने क्या कहा। अगर साक्षी महाराज के मानने वालों की गिनती बढ़ रही है तो सवाल इस पे होना चाहिए वो गिनती क्यों बढ़ रही है, वो हिंदू क्यों हो रहा है, सवाल इस पे होना चाहिए। साक्षी महाराज एक इंडिविजुअल है। बात ये नहीं मैं कह रहा कि जब अकबरुद्दीन एक स्पीच देता है और कौशल्या के बारे में अश्लील बातें करता है तो ताली बजाने वालों की गिनती की वजह से चिंता होनी चाहिए। अकबरुद्दीन जैसे 350 पैदा होते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी महाराज 350 आएंगे चले जाएंगे, ये गिनती क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब देना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया तो जेल गया, साक्षी महाराज जेल जाएंगे, वो बताएंगे कानून में। मेरा कहने का है, देखिए यहाँ पर जो बैठे हुए हैं जो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और मीडिया हमारा जो डेमोक्रेसी का और एक बड़ा खंभ है, तो वहां यहाँ का लोग भी, हम लोग जब बात करेंगे उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, अगर जरूर हम कहेंगे ये जो कम्युनलिज्म की बात है, इसमें जो सेलेक्टेड कम्युनिज्म जो कहे उसी का जो उसमें और बढ़ावा देने का माफी हम लोग नहीं बोलना चाहिए। हम जरूर कहेंगे जो कम्युनलिज्म का कोई धर्म का कलर नहीं है, जो मुसलमान की कम्युनलिज्म हो, हिंदू की कम्युनलिज्म हो, और दूसरा कोई भी धर्म का कम्युनलिज्म हो, फंडामेंटलिज्म जो कम्युनल फंडामेंटलिज्म, उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ने का जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ लिखने का जिम्मेदारी है, इसके खिलाफ बोलने का भी हम लोगों का जिम्मेदारी है। उस हिसाब से उसको देखना है। ऐसा बात नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी इस जिम्मेदारी ये इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ये घट नहीं रहा है।
मैं कहना चाहता हूं इसी प्रकार का बयानबाजी से जी इसी प्रकार की बयान से आपको लग रहा है बढ़ रहा है, मिल रहे हैं और सोशल मीडिया इसी प्रकार सिर्फ बयान से बढ़ रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही बात है। ये सिर्फ बयान से बढ़ रहा है नीता जी? जी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा बयानबाजी हो रही है। और पहले क्यों नहीं लव जिहाद आया? आज से 4 महीने 5 महीने पहले ये शब्द जिस तरह से आज अब क्यों आ रहा है? केरल हाई कोर्ट में 5 साल पहले आ चुका है। मतलब है कि ये 100 दिन के अंदर, ये मोदी की सरकार आने के बाद इस देश के अंदर 5 साल पहले केरल हाई कोर्ट के जज 65 साल के पहले कोई इंटॉलरेंस नहीं था, हिंदुओं के बारे में कोई रिएक्शन नहीं था। ये आपको सेलेक्टिव एक सरकार को घेरना है तो आप कहते हैं 100 दिन के अंदर सब कुछ बदल गया। फालियस नरीमन जैसे जब लोग कहेंगे तो मैं ये कह रहा हूं ये पहले से बढ़ जाता तो क्यों था? नरीमन का स्टेटमेंट क्या है? सहिष्णुता कम हो रही है। क्यों? सवाल हो रही है कि क्यों हो रही है? नहीं क्यों हो रही है? और ये उनसे हो रही है, ये सब नहीं है। ये अजीज साहब भी कह रहे हैं, फालियस नरीमन भी कह रहे हैं नागरिक की कम हो रही है जी, लेकिन अभी कम हो रही है। वही पूछ रहा हूं, ये 100 दिन से कम होना शुरू हुआ। इससे पहले नहीं आ रहे थे, इससे पहले संघ सेकुलर थी, इससे पहले संघ रथ यात्रा जब हुई थी तब क्या कह रहे थे आप? जब रथ यात्रा हो रही थी तब भी आप फिर शुरू हो गई। इन बयानों को इलाहाबाद हाई कोर्ट कह चुका है। बयान पे जितनी भी बहस, जितनी भी चर्चा होगी, उससे एक चीज तो होगा, ध्रुवीकरण होगा। फायदा या नुकसान किसका है, लेकिन कम से कम देश का नुकसान तो जरूर होगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए।